हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट जून 2020 जो एग्ज़ाम आपका 12 नवंबर को हुआ था उसका हम लोगों ने 2 पार्ट देख लिया था, जिसमें पार्ट 1 में 25 प्रश्न और पार्ट 2 में 25 प्रश्न देखे थे। इसमें हम लोग 25 प्रश्न देखेंगे जो पार्ट 3 होगा। इसके बाद आपको कल ही मिल जाएगा पार्ट 4, यानी कि जून 2020 का जो टोटल पेपर का सॉल्व है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 2 पार्ट हमने करा दिया है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपका ये जून 2020 का सॉल्व है ये आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और यहाँ तक कि आपका जो आगामी मई वाला एग्ज़ाम है, ठीक, मई 2021 का जो एग्ज़ाम है, इसी पेपर से मान के चलिएगा कि 2 से 3 प्रश्न आपको हूबहू मिलेंगे। हूबहू 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। यहाँ हम पूरा कंप्लीट डिटेल में सॉल्व किए हैं। और यदि आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे इसी तरह से आपका यहाँ पे यूजीसी नेट का असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर भी यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए पीजीटी, जीआईसी और टीजीटी का भी बैच चल रहा है। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नेट का भी बैच चल रहा है जो मई सर्किल और जून 2021 दोनों को टारगेट करके ये बनाया गया है। यानी कि आप यदि एडमिशन इसमें लेते हैं तो मई वाले के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। मई के लिए भी आपको यहाँ पे टोटल मैटर अवेलेबल करा दिया जाएगा। और जून का जो एग्ज़ाम होगा आगामी वाला, उसके लिए भी आपका यहाँ पे ये बैच में आपको एसेसबल कराया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपके सामने ये प्रश्न दिख रहा है, ये प्रश्न 2017-16 में जो एग्ज़ाम होते थे उस समय इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते थे। जो आपका 2018, 19, 20 में जो पेपर हुआ है वहाँ पे ज़्यादातर प्रश्न आपके इस तरह से नोट दे देता था और उसमें आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस तरह के प्रश्न नहीं बनाया जाता था। तो उसको भी हमने कराया, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहाँ पे है वीडियो। चलिए यहाँ पे ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है कि संयोजकता मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स 6 नोडल के दिए गए नेटवर्क को दिखाने के लिए सही है। देखिए नेटवर्क मॉडल जो परिवहन नेटवर्क है उसमें है ये आपका, उसको मैंने कराया आप लोगों को परिवहन भूगोल में। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा सही है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसका जो रूल्स है उसको समझ लीजिए। ये सभी क्या हैं, जो ये 6 दिया है ये सभी क्या है, ये नोड्स होते हैं। इसके क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है। जब एक नोड दूसरे से जुड़ते हैं तो उसमें क्या, इसमें सारणी में क्या भरा जाता है, 1। जहाँ पे एक नोड दूसरे से नहीं जुड़ेंगे उसे 0 कहा जाता है। जो स्वयं जैसे है उसको भी यहाँ पे 0 भरा जाता है। तो सबसे पहले ये किया जाता है, जैसे 6 दिया गया है तो 6 सारणी यहाँ पे बना ली जाती है टेबल। उतने ही कॉलम होने चाहिए, उतने ही रो होने चाहिए, ठीक, यानी 6 कॉलम 6 रो। इसीलिए इसे बोला जाता है वर्ग सारणी भी बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका 6 ये हो गया, 6 इधर आपको बना लेने हैं, ठीक। उसके बाद क्या करना है, ऊपर से 6 नंबरिंग करना है, नीचे से 6 नंबरिंग करना है। हम लोग ऑप्शन बिना देखे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये आपका हो गया 3, 4, 5 और एक 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न आपका इस टॉपिक से एक श्योर रहता है कि एक पूछा जाना चाहिए, पूछे चाहे दूसरा वाला 2019 वाला पूछे। तो यहाँ पे आप नंबरिंग कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आप 3 नंबर लीजिए या 1 नंबर लीजिए। चलिए 1 लेते हैं सबसे पहले। तो 1 का 1 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने बताया कि जब खुद का नोड से खुद से होता है तो क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक। 1 का लिया गया ना। अब उसके बाद 1 का 2 से देखिए है तो यहाँ पे है 1 हो जाएगा। 1 का 3 से मिला है नोड तो हाँ यहाँ भी 1 हो जाएगा। 1 का 4 से मिला है, 1 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, मिला है, नहीं मिला है। तो 1 का 4 से 0 हो जाएगा। 5 मिला है, नहीं मिला है, 0 हो जाएगा। 6 0 हो जाएगा,
ठीक, अब आइए 2 नंबर पे आते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, चलिए 2 नंबर पे देखिए, 2 में 2 से क्या हो जाएगा, 2 में 1 का है तो 1 का नोड मिला है 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 का 2 से क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये आँख मूंद के मारिए। 2 से 3 मिला है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 से 4 मिला है यहाँ से, तो 1 हो जाएगा। 2 से 5 ये है, नहीं मिला है, 0 हो जाएगा। 2 से 6 नहीं मिला है, 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? चाहे आप ऊपर से लीजिए, चाहे नीचे से लीजिए, चाहे इधर से भी करेंगे तब भी ऐसे ही आएगा, इधर से करेंगे तब भी ऐसे आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिधर से आप कीजिए। 3 का लीजिए, 2 का यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक, 3 का लीजिए, तो 3 का कहाँ से, 3 का 1 से है तो यहाँ पे है, 1 हो गया। 3 का 2 से है, यहाँ पे है, 1 हो गया। 3 का 3 से आएगा तो 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? उसके बाद 3 का 4 से है, यहाँ पे है, 1 हो जाएगा। 5 से है, 1 हो जाएगा। 6 से 1 हो जाएगा। ठीक, 4 की बात करें तो 4 का यहाँ पे आपका 4 का 1 से है, नहीं है। 2 से है। 3 से है। 4 का 5 से है, या 4 का 4 से खुद का है तो 0 हो जाएगा। 5 से नहीं है, 0 हो जाएगा। 6 से नहीं है, 0 हो जाएगा। 5 का देखिए, 5 का 1 से है, नहीं है। 5 का 2 से है, नहीं है। 5 का 3 से है यहाँ पे। 5 का 4 से नहीं है, 0। 5 का 5 से 0 हो जाएगा। 5 का 6 भी 0 हो जाएगा। ठीक, 6 का देखिए, 6 का केवल इसमें किससे है, 3 से, और सब क्या है, 0 है। 6 का 1 0, 6 का 2 0, 6 का 3 0, 6 का 4 0, 6 का 3 1 होगा, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से जुड़ा है। 6 का 4 0, 6 का 5, 6 5 से नहीं जुड़ा है तो 0 हो जाएगा। 6 6 का ही 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 का 0 1, तो अब ऑप्शन आप देखिए यहाँ से, ऑप्शन में आपको कौन सा मिल रहा है, 2 नंबर का। ठीक, तो इस तरह के जो प्रश्न आएंगे आप उसको गलत मत करिएगा। क्लियर हुआ? चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। दिया है कि प्रत्येक दिन में चंद्रमा द्वारा तीव्र ज्वार समय जो अंतराल होता है वो 50 मिनट का होता है। ठीक, यदि आप लोग कोर्स से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक, तो वहाँ पे आपको संपूर्ण डिटेल अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए, तो कथन क्या दिया है कि प्रत्येक दिन में चंद्रमा द्वारा तीव्र ज्वार समय अंतराल 50 मिनट का होता है। रीजन क्या दिया है, उच्च और निम्न ज्वार को किसी स्थान पर 2 चक्र पूरा करने में जो कुल अवधि है वो कितने की लगती है, 24 घंटे 50 मिनट की लगती है। तो यहाँ पे देखिए सामान्य तौर पे हम लोग कुछ अपवादों को छोड़ दें तो देखा जाता है कि एक जो चंद्र दिन होता है उसमें 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। ठीक, 2 बार क्या होता है, ज्वार, और ज्वार का जो अंतर होता है प्रतिदिन का, एक ज्वार की बात हमको लोग करें। यहाँ पे देखिए तीव्र ज्वार समय अंतराल जो होता है, तीव्र ज्वार की बात कर रहा है। यदि हम लोग 24 घंटे में बात करें तो जो प्रतिदिन ज्वार होता है लगभग क्या होता है, 25 मिनट देरी से आता है। इसका कारण क्या है, चंद्रमा का अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करना। ज्वार के 6 घंटे 12 मिनट 50 सेकेंड बाद, यानी लगभग 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या आता है, ज्वार यानी निम्न ज्वार आता है जिसे भाटा कहा जाता है। तो इसी तरह से यदि हम लोग देखें कि ज्वार केंद्र पर जब अपना एक पूरा चक्कर लगा लेता है तो चंद्रमा क्या होता है, उसके आगे निकल जाता है। हालांकि यहाँ भी देखिए ये दोनों आपके राइट हैं, एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है आपको, तो यहाँ पे समझिएगा कि एक ज्वार और एक भाटा आने में कितना लगता है और देरी कितना होती है, लगभग 25 मिनट के आसपास देरी होती है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा जो है अपने केंद्र, मान लीजिए यहाँ पे केंद्र पे चक्कर लगा रहा है, तो
एक निश्चित समय बाद ये कुछ आगे निकल, वही तो अंतराल आता है। यहाँ से मान लीजिए थोड़ा सा आगे निकल गया, जैसे ही ज्वार केंद्र को चंद्रमा नीचे पहुँचता है तो वहाँ पे लगभग 52 मिनट का अंतराल होता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए एक ज्वार आया, ठीक, तो कितने अंतराल हुए, 26 मिनट। दूसरा जब यहाँ पे आएगा तो दो ज्वारों के बीच का कह रहा है, तो क्या होगा, ये 52 मिनट लगभग आएगा। तो फिलहाल ये लगभग में आता है, क्योंकि 25 मिनट कुछ सेकंड आता है, तो ये मान लिया गया कि यहाँ पे 50 मिनट लगभग देरी से आता है, ठीक। यानी 24 घंटे में 50 मिनट खर्च करने पड़ते हैं एक तरह का एक ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने आने के लिए, ठीक। इसको मैथमेटिकल ढंग से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको हम लोग जब अक्षांश और देशांतर आपको पढ़ाएंगे तब वहाँ पे हम लोग डिटेल में कर लेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी दूसरा ही प्रश्न है, समय ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पे देखिए उच्च और निम्न ज्वार को किसी स्थान पर 2 चक्र पूरा करने की जो कुल अवधि है कितनी होती है, 2 चक्र की बात कर रहा है, 24 घंटे 50 मिनट लगती है। तो यहाँ पे देखिए, हालांकि ये जो एग्जैक्ट डेटा होता है ये 24 घंटे 52 मिनट होता है। फ़िलहाल यहाँ पे 24 घंटे 50 मिनट दिया है, तो हम लोग लगभग ऑलमोस्ट के तौर पे यहाँ पे, क्योंकि बहुत एग्जैक्ट डेटा वहाँ से नहीं निकाला गया है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सही व्याख्या भी कर रहा है। और ज्वार भाटा आपको पढ़ने के लिए आप चले जाइएगा ओशिनोग्राफी के चैप्टर में, वहाँ हमने ज्वार भाटा को भी अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक। यहाँ पे देखिए तीसरा जो प्रश्न दिया गया है, केंद्र स्थल, एक सूची को दूसरे से मिलान करना है, तो फटाफट यहीं पे मिलान कर लीजिए। केंद्र स्थल या हार्टलैंड, देखिए यदि केंद्र स्थल हिंदी में आप देखते हैं तो अलग चीज़ें ये दिखता है। यहाँ पे हार्टलैंड आप देखें, हार्टलैंड थ्योरी किसकी है, मैकेंडर की है। रिमलैंड किसकी है, स्पाइकमैन की है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट के बारे में किसने बताया, तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट और राज्यों के क्षेत्रीय विकास का जो सिद्धांत है, लॉ ऑफ टेरिटोरियल ग्रोथ ऑफ स्टेट, तो ये रेडजेल हैं और ये वाल्केनबर्ग हैं, ठीक। इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन बन जाएगा, यदि देखें तो ए का 3, बी का 4, तो यहाँ पे देखिए हार्टलैंड का ए का 4 है, बी का 3 है, तो ऑप्शन में देखिए कौन सा है, ए का 4 बी का 3, ठीक। अगला देखिए, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी विषयों, घरेलू राजनीति और सुरक्षा मामले तथा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति राजनीतिक भूगोल में एक नया रुझान लाया है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाएगा। देखिए केंद्र स्थल का जो हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा इसमें आपको बता देते हैं। यदि यहीं इंग्लिश न दिया होता तो आपका ये कन्फ्यूजन वाला हो गया था, क्योंकि केंद्र स्थल जो शब्द है जिसे सेंट्रल प्लेस कहा गया, और यहाँ पे हार्टलैंड का क्या हो जाएगा, हृदय स्थल। यही देख सकते हैं आप कि जो ट्रांसलेट किया गया, केंद्र स्थल जो शब्द है पहली बार जब इस पे विचार किसने दिया था, वान थ्योनेन ने दिया था, और केंद्र स्थल जो वर्ड था इसको जेफरसन ने यूज किया था। समझ में आई बात। अभी देखिए यहाँ पे कई ट्रांसलेशन में कई गड़बड़ियाँ किए हैं इन्होंने, आगे आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रश्न आप वहाँ पे देख लिया करिए, क्योंकि कई बार आपका हिंदी में गलत प्रश्न पूछ देता है और इंग्लिश में सही रहता है, ठीक। यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी जो विषय होते हैं, या घरेलू राजनीति हो गया, सुरक्षा मामले हो गए, अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीति या रणनीति है, ये राजनीतिक भूगोल में एक नया रूप लेके आई है। इसे क्या कहा जाता है, नव राजनीति कहा जाएगा, नियो पॉलिटिक्स,
या मेटा जियोपॉलिटिक्स जिसे बृहत भू राजनीति कहते हैं, या मेगा पॉलिटिक्स कहा जाएगा, या डेवलपमेंट जियोपॉलिटिक्स कहा जाएगा। तो इसमें देखिए जो 21वीं सदी की बात करें कि सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी विषय, घरेलू राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान, सैन्य, सुरक्षा मामले, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? बृहद भू राजनीति में, मेटा जियोपॉलिटिक्स में आते हैं। ठीक, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला देखिए 55 नंबर, उत्पादन का वैश्वीकरण व्यापार के वैश्वीकरण का सहवर्ती है क्योंकि एक दूसरे के बिना ये कार्य नहीं कर सकते। इसमें दे रहा है कि जो उत्पादन का वैश्वीकरण व्यापार के वैश्वीकरण का एक सहवर्ती यानी साथ साथ चलने वाले हैं ये, क्योंकि एक दूसरे के बिना ये कार्य नहीं कर सकते हैं। तो व्यापार का जो वैश्वीकरण के साथ उत्पादन का भी वैश्वीकरण हुआ, यानी कि यदि व्यापार का वैश्वीकरण का तात्पर्य हुआ कि ट्रेड जब ग्लोबलाइजेशन उसका हुआ, व्यापार का जब वैश्वीकरण होगा जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी वैश्वीकरण होगा, क्योंकि उत्पादन को ही तो यहाँ पे बेचा जाएगा, जो प्रोडक्ट आएगा उसी का तो यहाँ पे या WTO के जो मेंबर हैं या इनके बीच मान लीजिए कोई बाधा नहीं रहती। जितने भी देश हैं WTO के मेंबर, वहाँ पे जो दूसरे देश हैं जो इसके भी मेंबर हैं वो अपने सामान को बेच सकते हैं। जैसे चीन का जो व्यापार है, भारत में चीनी सामान मिलते हैं। भारत जो है चाह के भी नहीं रोक सकता क्योंकि ये एक एग्रीमेंट होता है, WTO का ये रूल है। जो मेंबर देश हैं वहाँ पे दूसरे देश जो मेंबर हैं वो वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, भले ही वह देश टैक्स पे टैक्स कितना भी टैक्स लगाए, लेकिन व्यापार करने से उसे रोक नहीं सकता है। इसी को बोलते हैं ओपन इकोनॉमी की जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, खुली अर्थव्यवस्था इसे कहा गया। भारत चूँकि पहले बंद अर्थव्यवस्था का देश था, बाद में 1991 का जो LPG आया उसके बाद जो है भारत में निवेश ज़्यादातर हुए और इसे खुली अर्थव्यवस्था का देश के रूप में शामिल किया गया। तो उत्पादन का जो वैश्वीकरण होता है ये व्यापार के वैश्वीकरण के साथ साथ चलता है। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा पहला तो सही है। तर्क देखिए 1970 के दशक से जारी जो वैश्विक स्थल या समय के अभिसरण की प्रक्रिया के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्तर, परिमाण व दक्षता में निरंतर वृद्धि हुई है। तो ये बात सही है और इसी वृद्धि की वजह से ही वैश्वीकरण देखने को मिला है, क्योंकि 70 के दशक के बाद ग्लोबलाइजेशन का एक पैटर्न चालू हुआ और उसी का फलस्वरूप रहा है कि उत्पादन जो प्रोडक्ट है उसका भी वैश्वीकरण हुआ और व्यापार का भी वैश्वीकरण। यानी ये एक प्रकार से आपका ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट होता है वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि ग्लोबल विलेज एक प्रकार से होता है कि जैसे एक आपका गांव होता है, आप वहां जा सकते हैं, आप अपने घर में रह सकते हैं, या वहाँ पे कुछ आपकी दुकानें हैं तो वहाँ पे आप उसको दुकानें चला सकते हैं, बेच सकते हैं सामान। तो एक प्रकार से ये एक ग्लोबल विलेज का ही एक रूप है। ठीक, तो यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीजन उसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक, क्योंकि अचानक तो ग्लोबलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा ना, उसकी शुरुआत एक निम्न स्तर से होती, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अब यहाँ पे देखिए कि दिया है कि हटिंगटन के अनुसार भविष्य के लिए भौगोलिक विचार के दिशा निर्देश को किसने निर्धारित किया? हु अकॉर्डिंग द हडसन। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए और यहाँ भी ऑप्शन में। अब यदि हटिंगटन प्रश्न दिया है और ऑप्शन में भी हटिंगटन बनाया है तो जाहिर सी बात है कि हटिंगटन ही तो है। हटिंगटन के अनुसार भविष्य के लिए भौगोलिक विचार के दिशा निर्देश को किसने निर्धारित किया? अब यहाँ पे ये हडसन है। तो भौगोलिक विचार के दिशा निर्देश भविष्य के लिए यानी कि डायरेक्शन ऑफ ज्योग्राफिक थॉट फॉर द फ्यूचर, हटिंगटन, ब्लांस, सैम्पल, रिस्थोपेन। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा रिस्थोपेन। रिस्थोपेन ये जर्मन संप्रदाय से संबंधित हैं और मूल रूप से ये जियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने
चीन का भूगोल भी लिखा, वहाँ के कोयला क्षेत्रों का मानचित्र भी इन्होंने तैयार किया, चीन के लोयस प्रदेशों का भी इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने माना कि भूगोल का जो उद्देश्य है पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले अलग अलग तथ्यों को जो अंतर संबंधित होते हैं उन्हीं के द्वारा घटित होता है और उन्हीं पर ये केंद्रित होता है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हिंदी और अंग्रेजी का जो डिफरेंस है। चलिए अगला देखिए, कौन सा एक ग्रीक भूगोल के विकास में योगदानकर्ता का सही क्रम है। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को समझना है कि ग्रीक भूगोल के विकास में योगदानकर्ता का सही क्रम, आपको न केवल ग्रीक बल्कि पूरे जो नोट्स हमने अवेलेबल कराया है वहाँ पे आप देखिएगा कि जितने स्कूल ऑफ जोग्राफर हैं सबका क्रम वहाँ पे आपको लिखा गया है, उनका टाइम पीरियड भी लिखा गया है। तो इस तरह से आप उसको याद करेंगे तो उसका क्रम भी आपको याद हो जाएगा। रट्टा मारने की कोशिश मत करिएगा, या आप अपने अकॉर्डिंग ट्रिक सेट करिएगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर जिस क्रम में आपको नोट्स में अवेलेबल कराया गया उसी तरह से आप उसको लिखिएगा। तो ग्रीक जोग्राफर का क्रम पूछ रहा है, तो अनेक्सिमेंडर, हिप्पारकस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज। अनेक्सिमेंडर की बात हम लोग करें तो अनेक्सिमेंडर ये 624 बीसी से लेके 545 बीसी के आसपास माने जाते हैं। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व 624 वर्ष पूर्व। ठीक, होमर, थेल्स, अनेक्सिमेंडर है यहाँ पे, और आपका हेरोडोटस। हेरोडोटस का जन्म 484 बीसी में है और मृत्यु लगभग 420 के आसपास है। 484 से 420 बीसी। हिकैटियस 550 से 476। यहाँ पे हिकैटियस नहीं है। तो इरेटोस्थनीज 276 से लेके 194 बीसी। ठीक, हिप्पारकस का 190 बीसी से 120 बीसी। ठीक, अब क्रम आप खुद ही निर्धारित कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें कौन सा है, 624 कोई है नहीं है, अनेक्सिमेंडर। दूसरे में आपका हेरोडोटस, फिर आपका इरेटोस्थनीज, फिर आपका हिप्पारकस। तीसरा राइट है, ये आप लिख लीजिएगा, हो सकता है कि रिपीट भी कर देता है। ठीक, एक आध का अलग करके, नहीं तो रिपीट कर देगा। ये रिपीटेड प्रश्न भी है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर देखिए मिलान करने के लिए दिया है, और जियोमॉर्फोलॉजी का प्रश्न है। मोरेन, तो मोरेन कैसे बनता है, किससे बनता है, हिमनद से। गाद या सिल्ट, सिल्ट किससे बनता है, गाद किससे बनता है, नदी। लोयस, पवन से, भौम जल से, ड्रिप स्टोन। क्लियर हुआ। तो इसमें यदि देखें 1 का 2, बी का 4, 1 का 2, बी का 4, सी का 1। ठीक है, ये राइट नंबर 1, ऑप्शन 1 सही है। अगला देखिए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम यानी निम्नलिखित आंकड़ा जो दिया है डेटा वितरण किससे संबद्ध होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है। हिस्टोग्राम में जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या सतत आवृत्ति वितरण, या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या लॉग नॉर्मल आवृत्ति, या अवर्गीकृत आंकड़ा। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सतत आवृत्ति वितरण, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी CFD। जो हिस्टोग्राम होता है या आवृत्ति आयत चित्र भी इसे कहते हैं,
यह सतत श्रेणी का आवृत्त वितरण रेखाचित्र है। इसे सतत या अविच्छिन्न श्रेणी के अपवर्जी या एक्सक्लूसिव या अनन्य या विधि के बारंबारता वितरण से ये बनाया जाता है। समझ में आई बात? यानी हिस्टोग्राम से बहुलक निकाला जाता है। सबसे लंबा आयत वाला जो वर्ग होता है बहुलक वर्ग, इसे निकाला जाता है। ये देखिए नोट्स आप देखेंगे वहाँ पे डायरेक्ट ये लिखा ही गया है, सतत आवृत्ति वितरण हिस्टोग्राम। ठीक, तो अलग से उसमें आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया है, कथन दिया है निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण यानी BOT एक योजना है जिसके अंतर्गत सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए सार्वजनिक प्रचालकों को आमंत्रित किया जाता है। BOT का तात्पर्य यहाँ पे बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे देखिए BOT क्या है। BOT निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण जो PPP मॉडल का ही एक रूप होता है। यह जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे पुल हो गया, हवाई अड्डा हो गया, सड़क हो गया, इन सभी के निर्माण के लिए ये वित्तीय उपलब्ध कराता है या वित्तीयन का एक तरीका है। इसमें क्या होता है कि निजी इकाई, सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई किसी प्रोजेक्ट या जो परियोजना होता है उसका डिजाइन करता है, निर्माण करता है या एक समय के लिए उसको बताता है और उसी में, यानी एक प्रकार से आप कह लें कि ये टेंडर वाला स्कीम के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। ठीक, इसमें ढेर सारे और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे BOT योजना के अंतर्गत निजी निवेश को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो BOT को सुगम बनाने के लिए यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो BOT है यह 2015 में सरकार ने राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अपनाया था और इसमें निजी कंपनी को सड़क बनाने का कार्य भी ये सौंपती है, जिसमें अलग अलग हैं। LDO है, PPP वैकल्पिक मॉडल, जिसमें EPC मॉडल होता है। तो फिलहाल ये काफ़ी टफ लेवल का प्रश्न है, तो ये संशोधन नहीं किया गया है। इस आधार पे ऑप्शन में आए तो ए सही है, आर गलत है। ठीक, अगला देखिए रिया तट के बारे में है। ये देखिए रिपीटेड प्रश्न है। निमज्जित उच्च भूमि तट, उन्मज्जित उच्च भूमि तट, मध्य सिलिक तट या संयुक्त तट। जो सागरी तट के किनारे का तट होता है जो लंबवत स्थित होता है पर्वतों के बीच में, और जब उसमें पानी आता है घाटियाँ में तो वो डूब जाता है। जब पर्वतों की घाटियों के बीच जल जो है जब आ जाता है तो क्या होता है, जो तट होता है वो उसमें डूब जाता है। तो इस प्रकार इसे निमज्जित घाटियों के बीच उच्च भूमि को रिया तट कहा जाता है, यानी जो सबमर्ज अपलैंड शोर होता है। ये देखिए रिपीटेड प्रश्न है और डायरेक्ट वही पूछा ही है। अगला हुआ अरब विद्वान कौन था जिसमें टालमे की पुस्तक को सुधार किया था। ये देखिए नोट्स में भी आपका मिल जाएगा और तटों के बारे में भी नोट्स में है। डालमेशियन तट हो गया, रिया तट हो गया, ठीक, हैफा तट है, सभी के बारे में उसमें जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे कि हुआ अरब विद्वान कौन है जिसने टालमे की पुस्तक में सुधार किया। इब्न बतूता, इब्न खालदून, अल मसूदी, अल इदरसी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अल इदरसी ने टालमी की पुस्तक में सुधार किया। टालमी का जो अल्मागिस्ट है, सिंटैक्सिस है, जिसे आमतौर पे अल्मागिस्ट कहा जाता है, इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये भूगोल की रूपरेखा भी इनकी ही है।
अरब विद्वान अल इदरसी जो हैं, इनका मूल नाम है अबू अब्द अल्लाह। तो टालमी की पुस्तक में जो सुधार किए हैं कौन है, सॉरी अल इदरसी हैं। निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा कार्बन मुक्त करता है। देखिए यहाँ पे दिया है कि कार्बन मुक्त करने वाले सोर्स कौन से हैं। ज्वालामुखी विस्फोटन, जीवाश्म ईंधनों का दहन, भूस्खलन, ओपन माइनिंग। भूस्खलन से तो नहीं होता है, भूस्खलन से कार्बन का उत्सर्जन तो नहीं होता है, ठीक। जबकि ज्वालामुखी विस्फोटन से होता है, जीवाश्म ईंधनों से, ओपन माइनिंग। जैसे ओपन माइनिंग में आपका देखिए अलग अलग होता है, कोयला खदान में ओपन माइनिंग नहीं होती है, कहीं कहीं है जहाँ पे कोयला ऊपर है तो वहाँ पे ओपन माइनिंग होता है, नहीं तो ज़्यादातर ये क्लोज्ड माइनिंग इसमें होती है। माइनिंग के दो टाइप होते हैं, ये हमने प्राइमरी एक्टिविटी जब पढ़ा रहे थे आपको उसमें हमने बताया था। तो इसमें यदि देखा जाए तो ये और भी यहाँ पे ज़्यादा सही है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है सतत पुंज या मॉस के किसी तंत्र में ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही समाप्त की जा सकती है। ये सही है, क्योंकि ऊर्जा का उसमें केवल स्थानांतरण होता है, कहीं भी ऊर्जा को न तो उत्पन्न हो सकता है न तो नष्ट हो सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशी नहीं होता, इसमें जो है एक दिशी होता है। द एनर्जी फ्लो इज इकोसिस्टम इन नॉट अनडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल, सॉरी, एक दिशी नहीं है, एक दिशी होता है। जो ऊर्जा का प्रवाह है पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशी होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का ओपन सिस्टम होता है पारिस्थितिक तंत्र। जबकि इसमें देखिए ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है। खनिज पदार्थ का जो प्रवाह होता है इसमें वो मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी बहुदिशीय होता है, ठीक। अगला यहाँ पे देखिए, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, एक सही है दो गलत है। अगला है कि डार्विन के सिद्धांत जीवों की उत्पत्ति की अधिकांशतः एकरूपतावाद के नियम के समान है। तो डार्विन का जो सिद्धांत है इसमें कह रहा है कि एकरूपतावाद का जो इनका सिद्धांत है ये अधिकांशतः जीवों की उत्पत्ति से, और आपने देखा था कि जो हटन महोदय भी हैं इनसे प्रभावित हैं डार्विन से, ठीक। तो एकरूपतावाद का जो सिद्धांत है वो इनसे अधिकांशतः एक समान है, माना जा सकता है। वैयक्तिक जीवों में वंशागत विभिन्नताएं हैं, यानी देयर आर हेरिटेबल वेरिएशंस इन द इंडिविजुअल स्पीसीज। इसमें हम लोग देखें कि जो वैयक्तिक जीव होते हैं, इंडिविजुअल स्पीसीज होते हैं, अलग अलग देखें तो उनके जो हेरिटेबल यानी कि उसमें विभिन्नताएं वंशानुगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। चाहे मनुष्य ले लीजिए या विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं, अलग अलग का अलग अलग रूपों में वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक। यानी प्रकृति में कोई दो जीव बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ न कुछ असामान्यताएं या विभिन्नताएं होती ही हैं। डार्विन ने ये माना था कि जीवों में प्रजनन के द्वारा अत्यधिक संतानोत्पत्ति की क्षमता तो होती है, लेकिन जो आवास है, भोजन है, वो सीमित रखा गया है, ठीक। तो प्रकृति में कोई भी दो जीव एक समान नहीं हो सकते, उसमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं। तो डार्विन के सिद्धांत की उत्पत्ति अधिकांशतः एकरूपतावाद के नियम के समान है, ठीक। स्पेंसर भी इसमें है जिन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट
कहा था कि डार्विन का जो सिद्धांत है ये जीवों की उत्पत्ति एकरूपतावाद के नियम के ही समान है। हटन महोदय भी इनसे काफ़ी प्रभावित हैं, क्योंकि उन्होंने ही एकरूपतावाद का मतलब क्या हुआ कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यानी ना आदि का पता है ना अंत का भविष्य। इस आधार पे आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अलग अलग जो जीव हैं कोई भी समान नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दो जीव एक समान एकदम नहीं होते हैं, कहीं न कहीं उसमें थोड़ा बहुत कमी या दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसीलिए डार्विन के सिद्धांत को जो जीवों की उत्पत्ति अधिकांशतः एकरूपतावाद के नियम के सदृश से ही माना गया था। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है, यहाँ पे देखिए कथन और कारक का इस बार बहुत प्रश्न दिया था। अल्यूशियन द्वीप ज्वालामुखी विस्फोटों का स्थल है। ये देखिए हमने आपको कराया भी है और आप देखे होंगे महासागरों का जो प्रशांत महासागर को अग्निवलय कहा जाता है, तो उसमें आपका अल्यूशियन द्वीप है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अलास्का से लगा हुआ ये द्वीप समूह है, जिस पर यूएसए का ही अधिकार है और यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट का क्षेत्र भी है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है कि अल्यूशियन द्वीप ज्वालामुखी विस्फोटों का ये स्थल है, जाहिर सी बात है। तर्क दिया है कि अपसरण पट्टिका उपांत ज्वालामुखी विस्फोटों का स्थल हो, यानी कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन आर साइट ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, यानी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। एक तो होता है 3 प्रकार की प्लेट बाउंड्री आपको बताया गया है, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और कंजर्वेटिव। या अपसरण या अभिसारी 2 प्रकार का था, एक अपसारी था, एक अभिसारी। अपसारी का मतलब कि वहाँ पे दूर जाते हैं, रचनात्मक प्लेट किनारा। और अभिसारी का मतलब एक दूसरे की तरफ आते हैं, कन्वर्जेंट। तो अभिसारी कन्वर्जेंट प्लेट सीमा या प्लेट किनारा, जब प्लेटें क्या है आपस में एक दूसरे की ओर गति करती हैं। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत करिएगा, हिंदी इंग्लिश में देखिए कन्वर्जेंट किया है, हिंदी में अपसरण किया है, हिंदी में अपसरण किया है। इसे ही क्या बोला जाता है, कन्वर्जेंट को अभिसारी भी बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए अपसरण का मतलब फैलाव होता है, और इंग्लिश में देखिए अभिसारी कन्वर्जेंट यानी एक दूसरे की तरफ आते हैं। और यही अपसरण का मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंट या अपसारी कहा जाता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, अपसारी प्लेट किनारा। तो यहाँ पे कह रहा है उपांत ज्वालामुखी। अब देखिए हिंदी में अलग है, अंग्रेजी में अलग है। कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन आर साइट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। तो जाहिर सी बात है, यदि मान लीजिए 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आएंगी, जो भारी है वो नीचे, जो हल्की है वो ऊपर। ठीक, तो यहाँ पे आपका जब ये प्लेटें नीचे आएंगी तो नीचे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये जो चट्टानें हैं ये गल जाएंगी, लिक्विड फेज में आ जाएंगी। लिक्विड फेज के बाद जब इसमें संवहन धाराएँ चलने लगेंगी तो ये गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर से प्रेशर भी पड़ रहा है और नीचे टेम्परेचर भी है। ठीक, गैसियस स्टेज में होने के बाद ये ऊपर धक्का देंगे, जहाँ कमज़ोर पार्ट मिलेगा उसको फोड़ के ये निकलेंगी, यानी कि ऊपर क्या होगा, ये ज्वालामुखी उद्गार होगा। तो ज्वालामुखी 2 टाइप का उद्गार होता है, एक आपका सेंट्रल यानी केंद्रीय उद्गार का ज्वालामुखी, दूसरा दरारी का, यानी एक आपका फिशर इरप्शन टाइप ज्वालामुखी, एक सेंटर इरप्शन टाइप का। 2 टाइप के हो गए ज्वालामुखी का जो उद्गार के प्रकार हैं, उद्गार के आधार पर उसका प्रकार है। तो इस आधार पर हम लोग देखें तो जो इंग्लिश वाला है उसी को फॉलो किया जाए, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन और साइट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, ये राइट है। इसीलिए जो एल्यूशियन आइसलैंड है एरिया साइट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन का है, राइट है। तो एक दूसरे की सही ये व्याख्या भी कर रहा है, तो इसमें राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। अगला देखिए हाइपर मार्केट विपणन केंद्र कहाँ पे स्थित है।
तो हाइपर मार्केट विपणन केंद्र CBD के समीप स्थित होता है या रेलवे सड़क जंक्शन के समीप, शहर के बाहर अस्पतालों के समीप। तो हाइपर जो मार्केट होते हैं ये आउट ऑफ टाउन होते हैं। हाइपर मार्केट एक बड़ी दुकानें होती हैं जिसमें डिपार्टमेंटल उत्पाद या किराना के सामान जो एक ही छत के नीचे, यानी कि वहाँ पे टोटल सारी चीज़ें, सारी कंपनियों के प्रोडक्ट उपलब्ध होते हैं और यहाँ बिक्री भी अधिक होती है क्योंकि ऐसे बड़े स्टोर शहर के बाहर ही स्थापित किए जाते हैं। जैसे हाइपर मार्केट का उदाहरण देखिए, वॉलमार्ट मेन सिटी में नहीं होते हैं। ऐसा भी नहीं कि शहर यहाँ पे है तो यहाँ पे आप स्थापित कर दीजिए तो भी यहाँ नहीं बिक्री होगी, क्योंकि लोग यहीं ख़रीद लेंगे ना। जो वॉलमार्ट में जो छूट मिलेगा उनका तो ये पेट्रोल लग जाएगा इतना, तो इसलिए ये यहाँ पे क्यों जाएंगे ख़रीदने, यहीं अपने पड़ोस में नहीं ख़रीद लेंगे। तो जो हाइपर मार्केट होती है उसमें वॉलमार्ट हो गया, बिग बाज़ार भी आपका हाइपर मार्केट है, बिग बाज़ार हो गया, या आपका जो डी मार्ट हो गया, सुपर मार्ट है, फ्रेंड मेयर है, विशाल मेगा मार्ट है, बिग बाज़ार हो गया, यूनिक हो गया। ये सभी क्या होते हैं कि शहर के कोर एरिया में नहीं होते हैं। CBD यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो कोर एरिया होता है वहाँ पे ये नहीं होते हैं। रेलवे जंक्शन के पास ये नहीं होते हैं, अस्पतालों के समीप नहीं होते क्योंकि अस्पताल में मरीज़ ज़्यादा वहाँ पे आते हैं तो वो ख़रीदारी उसकी अपेक्षा कम करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए और ऑप्शन होता है, यदि ये ऑप्शन होता कि शहर के बाहरी क्षेत्र में, कोर एरिया में नहीं, तो यहाँ पे देखिए आउट ऑफ टाउन जो दिया है, यहाँ पे बाहरी क्षेत्र करता या संक्रमण क्षेत्र में या कह देता अमलैंड एरिया में, तो भी ज़्यादा सही होता। चलिए यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, फ़िलहाल जो ज़्यादा ठीक आंसर आपका C है, 3 है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन सा मानचित्र एक ही समय से औसत ढाल और आपेक्षिक भू-आकृति दर्शाते हैं। ये देखिए हमने कराया आप लोगों को, जिन लोगों ने भी ये किया होगा वहाँ पे आप देख सकते हैं। मानचित्र एक ही समय औसत ढाल और आपेक्षिक भू-आकृति दर्शाता है। ट्रैकोग्राफिक मानचित्र, क्षेत्रफल की मानचित्र, आकृति मानचित्र, उच्चतादर्शी और ट्रैकोग्राफी मैप, ये दोनों आपका यहीं पे जो ट्रैकोग्राफिक मानचित्र होता है ये एक समय में औसत ढाल और आपेक्षिक उच्चावत दोनों को दिखाता है। और इसमें क्या होता है कि उच्चावत दर्शाने के लिए पहाड़ी नुमा वक्र का भी प्रयोग होता है और इसमें वक्र की जो ऊंचाई और चौड़ाई होती है ये उच्चावत और औसत ढाल के अनुपात को ही प्रदर्शित करती है। यानी जो ज़्यादा राइट आंसर हो गया ट्रैकोग्राफिक मानचित्र। अगला देखिए, कौन सी तकनीक दो दिए गए वितरणों की असमानता को दर्शाने के लिए सही है। ये देखिए प्रादेशिक असमानता में आपका है ये टॉपिक, प्रादेशिक भूगोल में लॉरेंज कर्व, गिनी गुणांक, ये सभी हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सी तकनीक दो दिए गए वितरणों की असमानता को दर्शाने के लिए सही है। आर्यन सांख्यिकी, एक्स स्क्वायर टेस्ट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, लॉरेंज कर्व। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व को 1905 में मैक्स लॉरेंज ने विकसित किया। लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से विषमता की माप को प्रदर्शित करता है। इसके द्वारा सापेक्ष गरीबी की माप में आय की असमानता को दर्शाने के लिए भी यह यूज होता है। नगरों के संकेंद्रीकरण के माप में भी इसे उपयोग किया जाता है, प्रयोग होता है इसका। गिनी गुणांक अलग अलग है, ठीक, तो उसको हम लोग देख लेंगे। गिनी गुणांक मैंने कराया है और ये भी लॉरेंज कर्व भी कराया है प्रैक्टिकल वाले में। जीवन निर्वाह खेती के कार्य में संलग्न देशों की विशेषताओं में निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं। अब देखिए अलग अलग खेती का जो प्रारूप था एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में आपने देख ही लिया है। तो इसमें कि जीवन निर्वाह जो खेती होती है यानी सब्सटेंस फार्मिंग जो होता है उसमें विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में होता है। तो जो जीवन निर्वाह यानी कि केवल जीवन चलाने के लिए जो खेती की जाती है
किस प्रकार की कंट्री में जीवन चलाने के लिए होती है? डेवलपिंग जो इकोनॉमी वाली कंट्री हैं, जनसंख्या का जहाँ पे क्या होता है, उच्च घनत्व होता है, वहाँ पे भी जीवन निर्वाह खेती होती है। क्योंकि सबसे पहले उनकी आवश्यकता यही होती है कि भाई इतना प्रोडक्शन यहाँ से कर लें कि पेट भरने का काम ये हो जाए, क्योंकि पॉपुलेशन भी वहाँ पे ज़्यादा होती है और तकनीकी विकास भी बहुत लो लेवल का होता है, यानी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का न्यूनतम स्तर होता है। उच्च विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यदि ये होता तो जाहिर सी बात है जीवन निर्वाह की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जीवन निर्वाह में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या मतलब है, क्योंकि वहाँ पे तो ये बंदा अपना केवल खाने के लिए तो पैदावार करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने जाएगा। तो पहले जीवन निर्वाह में क्या होता है, अपना पेट भरते हैं। तो इसलिए ए, बी और सी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th वाला। अगला देखिए, कथन और कारण दिया कि थर्मल इंफ्रारेड को रिमोट सेंसिंग में रेडियोमीटर द्वारा संवेदन या सेंस किया जाता है। सुदूर संवेदन में रिमोट सेंसिंग को थर्मल इंफ्रारेड को रिमोट सेंसिंग में रेडियोमीटर द्वारा सेंस किया जाता है। थर्मल इंफ्रारेड न तो मानव आँखों द्वारा देखी जा सकती है और न ही उसको फोटोग्राफी में ही यूज किया जा सकता है या उसकी फ़ोटोग्राफी ही की जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। तो ये आपका राइट है कि थर्मल इंफ्रारेड न तो आँखों से देखी जा सकती है न ही फोटोग्राफी की जा सकती है। इसीलिए जो थर्मल इंफ्रारेड है उसको रिमोट सेंसिंग में जो रेडियोमीटर लगे होते हैं उसी के द्वारा उसे सेंस किया जा सकता है, उसे पहचाना जा सकता है, उसे देखा जा सकता है। इसमें जैसे आपका रडार हो गए, ये सभी इसमें। तो जो थर्मल इंफ्रारेड होता है उसमें रिमोट सेंसिंग में रेडियोमीटर द्वारा सेंस किया जा सकता है, क्योंकि थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग धुंध या धुआं में कार्य करता है, परंतु बादल छाए रहने पर थर्मल इंफ्रारेड नहीं काम कर पाता है। ठीक, क्योंकि जो मानव की आँख है वो क्या करती है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अन्य कोई किरणों को वो नहीं देख सकती है। जो इंफ्रारेड है मानव के नेत्र द्वारा नहीं देखा जा सकता है, केवल चुंबकीय किरणों को देखा जा सकता है। तो इसलिए ये सही व्याख्या भी कर रहा है, राइट, ये हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा कथन भारत में हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? अब देखिए, हरित क्रांति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले आपको क्या करना, हाईलाइट करना सही नहीं है। हरित क्रांति ने किसी भी क्षेत्रीय विषमता के न होने को सुनिश्चित किया। तो ये हरित क्रांति ने क्षेत्रीय विषमता के न होने को सुनिश्चित किया। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या उसने इंश्योर किया था कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं वो नहीं होगा, इसने रीजनल डिस्पैरिटीज़ को बढ़ाया है, ये सही नहीं है। आगे और भी ऑप्शन देख लेते हैं। हरित क्रांति में चयनित फसलों में उत्पादन वृद्धि सुनिश्चित किया, जाहिर सी बात है, गेहूँ और चावल में। इसका मेन मोटिव यही था कि पहले ये कर लेना है कि जो हम भूखे हैं पेट भरने के लिए सबसे पहली बार जोर इसमें दिया गया हरित क्रांति में 1966-67 से शुरुआत मानी जाती है MS स्वामीनाथन के द्वारा। इसमें हाइब्रिड हाइल्डिंग वैरायटीज़ के बीजों का उपयोग किया जाता है। हरित क्रांति ने सभी कृषकों के बीच समान आय सुनिश्चित की। हरित क्रांति ने सभी कृषकों के बीच समान आय सुनिश्चित की। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इंश्योर यूनिफॉर्म केयरिंग एमंग ऑल फार्मर्स, ये राइट है। हरित क्रांति ने खेतों में मशीनीकरण को भी सुनिश्चित किया। तो जाहिर सी बात है कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के बीज उपयोग होंगे और मशीनीकरण होना ही है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो IAS का एक प्रश्न पूछा गया था मेंस में, उसमें हरित क्रांति से रिलेटेड, जिसमें देखिए ए वाला सही नहीं है, उसमें ये प्रश्न पूछा था कि जो पूर्वांचल वाला एरिया है ये हरित क्रांति का प्रभाव यहाँ पे कम देखा गया, जबकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी,
अपेक्षाकृत ज़्यादा वहाँ पे प्रभाव हरित क्रांति का रहा है, जबकि पूर्वांचल बिहार या यूपी बिहार यहाँ पे इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा गया। आज भी ये खेतों जो कृषि के रूप में ये पिछड़े हैं। तो इसका यही है कि मशीनीकरण हो गया, जोतों का आकार हो गया, सिंचाई सुविधाओं का विकास हो गया, जो फार्मर्स हैं वो कितना शिक्षित हैं, या जो उनके खेतों में पेस्टिसाइड वगैरह यूज हो रहा है तो उसके लिए कितना उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक भूगोल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आई बॉमेन, आर जॉनस्टन, रैडजेल, मैकिंजर। तो राजनीतिक भूगोल से जो संबंधित नहीं है वो है महोदय आर जॉनस्टन। ठीक, बोमैन संबंधित है, रैडजेल भी हैं, मैकिंजर भी हैं। रैडजेल को तो आप जानते हैं, इन्हें राजनीतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। ठीक, मैकिंजर ने हार्टलैंड दिया था। बोमैन ने पॉइनियर फ्रिंज पुस्तक प्रकाशित की थी। न्यू वर्ल्ड राजनीतिक भूगोल में जो समस्याएं हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा। आटाकामा मरुस्थलीप पदचिन्हों के बारे में उन्होंने लिखा। मैकिंजर का तो आप लोग जान ही रहे हैं। चलिए, सौर विकिरण का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत वापस परावर्तित होता है और अंतरिक्ष में बिखर जाता है? ये देखिए, आपका उष्मा बजट से है प्रश्न। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं जून 2020 में, लेवल तो उसका अच्छा है। 100 प्रश्न यदि है तो उसमें जो 70 से 80 प्रश्न आप 70 से 80 नहीं, आप 70 तक, यानी 60 से 70 यदि बात करें ज़्यादा सही होगा, यहाँ तक आप आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन बचे 30 प्रश्नों में आपको और डिटेल में जाना होगा। अब देखिए, ये जो आपके सामने प्रश्न दिख रहा है 74 नंबर का, इसको तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे कि सौर विकिरण में कितना प्रतिशत वापस चला जाता है, 58, 12, 30 या 20। तो कितना वापस चला जाता है? ये लगभग पृथ्वी का जो एल्बिडो है कितना होता है, 30 होता है। एल्बिडो का मतलब जो प्राप्त होता है उष्मा, उसको वो क्या करता है, वापस कर देता है, और जितना पार्ट वो वापस करता है वही उसका एल्बिडो कहा जाता है। क्लियर हुआ ये? इसमें देखिए जो आपका राइट हो जाएगा, सौर विकिरण निम्न में से कितना प्रतिशत वापस परावर्तित होता है और अंतरिक्ष में बिखर जाता है? तो लगभग 30% जो है होता है, 29 से लेकर 34% तक परावर्तित होता है। अगला देखिए, ढाल प्रतिस्थापन। ये देखिए हमने कराया भी है। ढाल प्रतिस्थापन का प्रतिपादन किसने किया? स्लोप रिप्लेसमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय स्टॉलर, पिंक, डेविस, वुड। देखिए, स्लोप रिप्लेसमेंट का किसने? पिंक महोदय हैं। यही ढाल से संबंधित जितने सिद्धांत हमने कराया, अलग से आपको नोट्स भी दिया है तो उसको ध्यान दीजिएगा। डेविस का क्या है? ढाल पतन सिद्धांत, इसका डिटेल में भी हमने कराया है, आपको नोट्स भेजा है। ठीक, ढाल स्लोप एनालिसिस का हमने कराया है। स्टॉलर का क्या है? ढाल संबंधित संकल्पना। वुड का क्या है? ढाल विश्लेषण से रिलेटेड है इनका। ठीक, पिंक का ढाल प्रतिस्थापन हो गया, डेविस का ढाल पतन है। क्लियर हुआ ना? लेमैन का, फिशर लेमैन ढाल विकास मॉडल है। यंग का प्रक्रम अनुक्रिया मॉडल है। तो ये 75 प्रश्न हो गए टोटल। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा भले है लेकिन बहुत ही उपयोगी है, और डिटेल में यहाँ पे आप लोगों को कराया भी गया है। इसलिए इसको जहाँ आपको जो पॉइंट ना समझ में नोट डाउन कर लीजिए। यदि 1 से 2 बार देखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। 2 से 3 प्रश्न आपको मई वाले पेपर में तो यहाँ से आएगा ही आएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।